सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जल जीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप MDH का जल जीरा सिप MDH का जल जीरा सिप। नमस्कार, स्पोर्ट्स 9 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र, मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी कुणाल और बातचीत करेंगे हम एजबेस्टन टेस्ट मैच पर। सीरीज की जो एक तरीके से जान है ये टेस्ट मैच, क्योंकि यहां पर अगर भारतीय टीम ने ये टेस्ट मैच गंवा दिया तो जिन भारतीय फैंस को ये उम्मीद थी कि इतिहास इस बार रचा जाएगा इंग्लैंड में, वो उम्मीदें अपनी छोड़ दें, क्योंकि फिर इस प्रदर्शन के दम पर लगातार 3 मैचेस जीतना असंभव सा हो जाएगा। ये सब कुछ इस शो पर चर्चा करेंगे। इस पर भी चर्चा करेंगे कि बुमराह को लेकर क्या कोई सीक्रेट प्लान है, क्योंकि जो दिख रहा है वो तो ये दिख रहा है कि वो नहीं खेलने वाले हैं, लेकिन जो कहा जा रहा है वो ये कहा जा रहा है कि आखिरी मिनट पर भी उनके खेलने को लेकर फैसला किया जा सकता है। तो ये सब कुछ इस शो पर होगा। शुरुआत करते हैं इस अपडेट के साथ। आज एजबेस्टन टेस्ट में तैयारियों को जांचने का आखिरी मौका है। आज टीम इंडिया का ऑप्शनल नेट्स होगा, जहां पर ऐसा माना जा रहा है कि तेज गेंदबाजों को जो है प्रैक्टिस से छूट मिल जाएगी। बल्लेबाज थोड़ा बहुत जरूर अभ्यास करेंगे यहां पर। इससे पहले सोमवार को टीम इंडिया ने एजबेस्टन में फुल फ्लेजेड प्रैक्टिस की थी और ये प्रैक्टिस जो है वो ओपन थी, यानी वो जो क्लोज डोर प्रैक्टिस का नया कॉन्सेप्ट आया है वो यहाँ पर नहीं था। यहाँ मीडिया को भी इजाजत थी कि वो देख सकते हैं कि नेट्स में क्या कुछ हो रहा है। और जो सबसे ज़्यादा चीज़ नोटिस में आई जब मीडिया ने देखा और जब उन लोगों ने जो रिपोर्ट्स की या जो हम लोगों ने बातचीत भी की वहाँ पर, तो सबसे ज़्यादा जो चीज़ नोटिस हुई वो यही हुई कि जसप्रीत बुमराह ने ज़्यादा गेंदबाजी नहीं की, कहना चाहिए ना के बराबर गेंदबाजी की। वो दिखाई ज़रूर दिए नेट्स के दौरान, लेकिन वो गेंदबाजी करते हुए नहीं दिखाई दिए। साथ ही साथ प्लेइंग 11 को लेकर बहुत सारे संकेत दिखाई दिए, लेकिन इन सारे संकेतों पर एक एक करके बात करें उससे पहले आपको बताते हैं कि जो आज हम ये कह रहे हैं कि क्या बुमराह को लेकर चौंकाने की तैयारी है, ये ऐसा क्यों कह रहे हैं। हुआ यूं कि जो दिख रहा है, जैसा मैंने थोड़ी देर पहले कहा, वो यही लग रहा है कि उनको आराम दिया जाएगा। लेकिन जो भारतीय टीम के सहायक कोच हैं, उन्होंने जब कल मीडिया से बात की तो उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है, बुमराह आखिरी मिनट पर भी टीम में शामिल किए जा सकते हैं। आपको दिखाते हैं रेयान डेशखाटे का वो बयान और उसके बाद उस पर करेंगे बातचीत। बुमराह खेलने के लिए तैयार हैं। हमें यह देखना है कि हम 4 टेस्ट मैचों में उनको कैसे मैनेज करते हैं। अगर हमें लगता है कि इस टेस्ट मैच में उनके खेलने से सकारात्मक फर्क पड़ेगा तो उन्हें खिलाने का फैसला मैच से ठीक पहले भी लिया जा सकता है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि मौसम कैसे रहने वाला है, पिच किस तरह का बर्ताव कर सकती है। क्या हम बुमराह को मैनचेस्टर ओवल या फिर लॉर्ड्स के मैच के लिए बचा सकते हैं? ऐसा नहीं है कि वो फिट नहीं है, हम बस इतना चाहते हैं कि उन्हें हम जब मैदान में उतारें जब उनकी सबसे ज्यादा जरूरत हो। ये कह रहे हैं कुणाल जी, भारतीय टीम के जो सपोर्ट स्टाफ में जुड़े हुए हैं रेयान डेशखाटे। अब जैसा मैं भी बार बार कह रहा हूं कि जो दिख रहा है, मतलब जब भारतीय टीम वहां पहुंची, पहले दिन बुमराह ने अभ्यास नहीं किया, दूसरे दिन प्रॉपर आधे घंटे गेंदबाजी की, उसके बाद जब तीसरे दिन का आराम था वहां पर उन्होंने निश्चित तौर पर आराम किया होगा। चौथे दिन जब भारतीय टीम पहुंची तो वहां पर भी उनको नेट्स में देखा गया, गेंदबाजी करते नहीं देखा गया, लेकिन उनको देखा गया। अब इसमें दोनों ही चीजें हैं। जितनी भी रिपोर्ट्स आपने देखी होंगी, जितनी भी रिपोर्ट्स आपने पढ़ी होंगी, जो तमाम वेबसाइट्स पर आ रही हैं, वो ये कहा जा रहा है कि नहीं, बुमराह का ना खेलना तय है, उनको लगभग ये तय है कि वो आराम करेंगे। लेकिन रेयान डेशखाटे जो कह रहे हैं उसके अगर मायने निकालने की कोशिश की जाए, भाई वो कह रहे हैं कि वो फिट है और हम मैच से पहले डिसाइड करेंगे। क्या वो जो गलती हम जिस पर लगातार चर्चा कर रहे थे कि क्या वो जो गलती हो गई कि दौरे पर जाने से पहले ही आपने बता दिया कि 5 में से 3, क्या ये कवर अप हो सकता है? मतलब ये एक थ्योरी हो सकती है क्या कि हम इस मैच से पहले अचानक उनको इंक्लूड कर लेंगे टीम में? तो फिर कंफ्यूजन किस बात का था? मतलब अगर अब आज आप इस बात पे आ ही गए कि हम उनको इंक्लूड कर लेंगे या हम उनको खिलाएंगे या नहीं खिलाएंगे, 3 खिलाएंगे 4 खिलाएंगे, तो जो बार बार 3 बोला जा रहा था वो क्यों बोला जा रहा था? एक बार अपने जो दूसरा खेमा है उसको भी जरा देख लिया जाए। वो अपनी 14 डिसाइड करते हैं, फिर मैच से पहले 11 डिसाइड करते हैं। जो कार अगर वो नहीं खिला रहे हैं जोफ्रा आर्चर को, तो ये बताते हैं कि भाई उनके फैमिली रीजन से वो नहीं खेल रहे हैं। तो ये यहाँ पे ये चेस का गेम, ये लुक्का छुपी का गेम क्यों खेला जाता है? मतलब कंफ्यूजन कहाँ पर है ये समझ नहीं आ रही कि भाई जसप्रीत बुमराह को लेकर कभी 3 खेलेंगे, कभी 2 खेलेंगे, कभी 1 खेलेंगे, कभी खिला भी सकते हैं, ऑन ए कंडीशन खिला सकते हैं। वो सारी बातें निकल कर आ रही हैं। मतलब रेयान डेशखाटे ने भी बोला, साथ में और तमाम अब इसके साथ अटकलें जो तेज हो गई हैं। जो स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच थे इंडिया के पहले, सोहम देसाई, उन्होंने भी बोला कि जब ये डिसीजन लिया गया था कि भाई वो 3 टेस्ट मैच खेलेंगे, इंग्लैंड के जो सीरीज होगी, उस समय कंडीशंस कुछ और थी।
उस समय वो चैंपियंस ट्रॉफी में नहीं खेलने वाले थे। अब कंडीशंस, उनकी हेल्थ, उनकी फिटनेस वो अलग होगी, तो ये डिसीजन जो है वो रिवर्स भी किया जा सकता है। तो इसकी क्लैरिटी क्यों नहीं है? जो मीडिया आती है आपसे बात करने के लिए, आपसे सवाल पूछती है कि वो आपसे कोई, वो वहाँ पे कोई खेलने तो आते नहीं आपके साथ कोई लूडो का गेम, वो तो आपसे सवाल पूछते हैं ताकि आप उनको क्लैरिटी दे। वो क्लैरिटी वो अपनी जनता को दे जो क्रिकेट को इतनी अच्छी तरीके से फॉलो करते हैं। वो उस जनता को पता हो कि भाई इंडियन टीम किस तरीके से प्रिपेयर कर रही है, किस तरीके से अप्रोच कर रही है, क्या साजो सामान उसके पास है, किस मानसिकता के साथ जा रहे हैं, किन रिसोर्सेज के साथ जा रहे हैं, किन खिलाड़ियों के साथ जा रहे हैं। ये जब इतना सब जो घालमेल है, ये पता नहीं क्यों किया जाता है, ये छुपाया क्यों जाता है, ये मुझे समझ नहीं आता। और आखिरी तक जो है ना वो सस्पेंस बना रहता है, टॉस तक भी। मुझे तो लगता है वो जैसे कई बार आईपीएल में होता है ना, खिलाड़ी कप्तान भूल जाता है, मुझे नहीं पता कौन सी 11 है। किस दिन वो टेस्ट मैच में भी ना हो जाए कि पता नहीं जी खेल रहा है कि नहीं खेल रहा, हम टॉस जीत गए, हम पहले बल्लेबाजी कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात है, ये डाउट तो क्रिएट हुआ है और ये डाउट क्रिएट किया गया है, या जैसा मैंने कहा कि ये कवर अप थ्योरी है कि चलो हमने पहले तो बता दिया था कि 5 में से वो 3 खेलेंगे, 3 कौन से खेलेंगे ये हम नहीं बताएंगे, तो हो सकता है हम लास्ट मिनट पे उनको इंक्लूड कर लें। हालांकि जैसा मैं बार बार दोहरा रहा हूं कि अगर आप 90% मानकर चलें कि जिस तरह की रिपोर्ट्स वहां से आ रही हैं, वो रिपोर्ट्स यही इंडिकेट करती हैं, वो रिपोर्ट्स यही संकेत देती हैं कि बुमराह को दूसरे टेस्ट मैच में आराम दिया जाएगा। और जिस तरह की विकेट है उसको लेकर भी ये फैसला होता दिखाई दे रहा है, उस पर भी बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं जो बात थोड़ी देर पहले हमने कही थी शो की शुरुआत में, कि क्यों आखिर ये मैच दूसरा ही मैच है लेकिन है ये करो या मरो की लड़ाई। वो इसलिए बड़ा सिंपल सा गणित है। अगला अपडेट दिखा दीजिए। बड़ा सिंपल सा गणित इसलिए है कि इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ऐसा जो मैं ये कह रहा हूं ये कोई तथ्य नहीं है, लेकिन ये तथ्य के बहुत करीब है। अगर आप पहले 2 मैच सीरीज में हार जाते हैं और 2-0 से पीछे हो जाते हैं, तो जो आपका मौजूदा प्रदर्शन है, उसके बाद जो खिलाड़ियों का मनोबल होगा, उनका जो आत्मविश्वास होगा, उसमें आखिरी के 3 मैच लगातार जीतना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और फिर ये वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का जो साइकिल शुरू हुआ है भारतीय टीम के लिए, उसकी शुरुआत में ही झटका लगेगा। शुरुआत अच्छी नहीं होगी और फिर उसके बाद आप पिछला साइकिल आप फाइनल्स के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाए, जबकि अच्छी शुरुआत हुई थी पिछले साइकिल की। इस साइकिल में आपकी शुरुआत भी अच्छी नहीं होगी। कुणाल, ये चूंकि क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, हमने 1-2 लाख बार अब तक कहा होगा अपने शोज में पिछले 20-25 सालों में, लेकिन इतनी भी अनिश्चितता का खेल नहीं कि आप पहले 2 मैच हार जाएंगे और उसके बाद फिर आप इतना भयानक कमबैक करेंगे, 3 मैच लगातार जीत जाएं और उसके बाद आप सीरीज जीत लें। अगर आपको सीरीज में बने रहना है तो फिर आपको ये टेस्ट मैच जीतना होगा। बिल्कुल जी, अगर आप यहां पर पिछड़े तो फिर आप पकड़ ही रहे हो आप। हाँ। फिर हो सकता है कि आपको एक आधा टेस्ट मैच जीत जाओ, मगर सीरीज जीतना ना फिर वो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल ही है। फिर वो इम्पॉसिबल ही होगा, वो चमत्कार ही होगा अगर ऐसा हो गया तो ये टेस्ट मैच जो है अगर आपने नहीं जीता, इस एजबेस्टन टेस्ट मैच में अगर आपने बाजी नहीं मारी, तो फिर एडवांटेज जो है ना वो 90% इंग्लैंड के हाथों में। फिर आपको तो तीनों टेस्ट मैच जीतने हैं, उनको एक जीतना रह जाएगा। ठीक है, तो फिर यहां पर जो है बाजी हाथ से निकल जाएगी। बड़ा इंपॉर्टेंट टेस्ट मैच है, बहुत इंपॉर्टेंट जंक्चर पे है। और सबसे बड़ी बात क्या है ना कि पहले बायलैटरल सीरीज होती थी, आप हार जाते थे कोई बात नहीं। अब क्या है ना कि अब आप जो टेस्ट मैचेस में बायलैटरल सीरीज खेलते हो, अगर आप हार जाते हो ना, वो आपका पिंड नहीं छोड़ती है, जिसे कहते हैं ना पीछा नहीं छोड़ती है वो हार। भाई इसी चक्कर में जो आप न्यूजीलैंड से घर पे हार गए, उस चक्कर में आपका WTC का फाइनल जो है वो जाता रहा। ठीक है, जो आपको WTC का फाइनल आप खेल सकते थे, अगर आप बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में अगर नहीं भी जीतते तो भी, अगर आप न्यूजीलैंड से जीतते तो एक चांस बनता था। मगर वो जीत आसान थी क्योंकि आप अपने घर पे खेल रहे थे, वहां तो आपसे एक्सपेक्टेड था कि आप 3-0 से जीतेंगे। बिल्कुल, वो जीत आसान थी। तो अब अगर आप कोई बायलैटरल सीरीज हारते हो, ये आपकी नए साइकिल की शुरुआत हो रही है और ये बड़ा इंपॉर्टेंट साइकिल है। ये पिछले 2 साइकिल की तरह नहीं है जहां पर आपको सिर्फ ये हताशा हुई कि हम फाइनल में हार गए। यहां पर आपको ये हताशा हो सकती है कि हम 5वें-6ठे नंबर पे हो जाएंगे। ठीक है, उस तरीके की, क्योंकि नई टीम है, नया कप्तान है, नया सेटअप है, एक्सपीरियंस प्लेयर वो वाले है नहीं, चाहे वो गेंदबाजी में हो या बल्लेबाजी के अंदर। अगर आप पहली सीरीज हारे तो आप पे कंटिन्यूअस दबाव रहेगा अगले 2 साल की साइकिल के अंदर कि आप फिर लगातार सीरीज जीतें, और घर पर तो हारने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो यहां पर जो है ये एक ऐसा जंक्चर है जो इस सीरीज की दशा और दिशा तय कर सकता है। अगर ये सीरीज ड्रॉ भी करा लेगी ना इंडियन टीम, तो भी उनके पास वो कुशन बरकरार रहेगा। नहीं तो आप पकड़ते रहोगे, दूसरी टीमें भागती रहेंगी और आप वो फाइनल के लिए जो है ना पकड़ते ही रहोगे फिर। बिल्कुल, और इसीलिए वो गलतियां कम से कम करनी होंगी। और कुणाल की इस बात से ये भी मुझे लगता है कहना चाहिए कि हर टेस्ट मैच दरअसल पिछले टेस्ट मैच से जुड़ा हुआ है। अब वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप और इससे पहले के समय में जो सामान्य टेस्ट सीरीज होती थी ना, उसमें बड़ा फर्क यही है कि पिछला टेस्ट मैच भी आपके इस टेस्ट मैच से कहीं ना कहीं कनेक्ट होता है। जैसे
कुणाल ने कनेक्ट किया ना कि अगर आप न्यूजीलैंड की सीरीज 3-0 से जीत जाते तो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी आप जीते हारे कुछ भी हो, आप वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेल रहे होते। लेकिन वहां पर 3-0 की हार का क्या हुआ ये हम सबके सामने है। चलिए, फील्डिंग को लेकर काफी बातचीत हुई है। फील्डिंग को लेकर जो प्रयोग किए जा रहे थे वो आपको बताते हैं। फील्डिंग में सबसे पहले तो ये हुआ है साहब कि टीम इंडिया ने काफी मेहनत की है। मेहनत इस तरह से भी की है कि जो स्लिप का एरिया होता है वहां से जायसवाल को हटा के भी देखा गया, कुछ पोजीशंस और चेंज की गई गेंदबाजों के फील्डर्स की, और ये सब कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि पिछले मैच में आपको याद होगा कि लगभग आधा दर्जन कैच छूट गए थे और उसकी वजह से मैच पूरा का पूरा आपके हाथ से निकल गया। अगर टेस्ट क्रिकेट की हिस्ट्री को खंगाला जाएगा तो बड़ा ही एक शर्मनाक रिकॉर्ड भारत के नाम दर्ज हुआ। एक टीम जिसकी तरफ से 5 शतक लगे और वो मैच हार गई, कभी हुआ नहीं था ऐसा टेस्ट क्रिकेट में, और उसकी जो वजह है वो वजह थी खराब फील्डिंग। तो खराब फील्डिंग को लेकर काफी मेहनत की गई है। बाकी 2-3 बदलाव संभव है जिसका हम जिक्र कर रहे हैं। शार्दुल ठाकुर को बाहर बिठाए जाने की चर्चा है। अगला अपडेट भी दिखा दें तो दोनों पर एक साथ ही बात कर लेंगे। इसके अलावा नीतीश रेड्डी को प्लेइंग 11 में जगह मिल सकती है, एक थ्योरी ये भी चल रही है। कुलदीप यादव ने देखा हमने नेट्स में काफी गेंदबाजी की है, और गेंदबाजी भी जो की है वो अलग अलग तरह की गेंद से की है, यानी वो नई गेंद से भी गेंदबाजी करते दिखाई दिए, सेमी ओल्ड गेंद से भी गेंदबाजी करते दिखाई दिए, पुरानी गेंद से भी गेंदबाजी करते दिखाई दिए। अच्छी खासी उन्होंने मशक्कत की, और उनको लेकर बहुत से लोग ये कह रहे हैं, मतलब एक तरफ से अगर नाम लें संजय मांजरेकर, दिलीप वेंगसरकर, हरभजन सिंह, अजहरुद्दीन और साथ ही साथ ग्रेग चैपल, ये लगभग आधा दर्जन बड़े नाम हैं विश्व क्रिकेट के जो ये कह चुके हैं कि नहीं, कुलदीप यादव को तो ये टेस्ट मैच खेलना ही चाहिए। 56 विकेट है उनके नाम अभी तक। तो कुणाल, 2 सवाल, मतलब एक तो जो ये 2-3 चेंजेस दिख रहे हैं, आप नीतीश रेड्डी को अंदर आता देख रहे हैं, शार्दुल ठाकुर को बाहर बैठता देख रहे हैं, अगर बुमराह बाहर जाते हैं तो फिर वो आकाशदीप और अर्शदीप में एक फाइट है, वहां पर भी 2 थ्योरीज चल रही हैं। एक थ्योरी ये कहती है कि साहब आकाशदीप थोड़ा अपेक्षाकृत अनुभवी हैं, दूसरी थ्योरी कहती है कि नहीं, अर्शदीप आपको बाएं हाथ का एक वेरिएशन देते हैं, और साथ ही साथ ये कुलदीप यादव का इंक्लूजन, जिस तरह से उनको लेकर एक हवा बनी है, लोगों ने वकालत की है, ये जो 2-3 मोटे मोटे चेंजेस दिख रहे हैं लॉजिकल तो लग रहे हैं। बिल्कुल लॉजिकल लग रहे हैं, मतलब एक एक करके आ जाते हैं सभी के ऊपर। अगर मतलब ब्रैड हैडिन ने एक बात बोली थी जो मुझको बहुत सही लगी। उन्होंने बोला कि भाई अगर आप एक स्पिनर के साथ जा रहे हो तो वो आपका फ्रंट लाइन स्पिनर जो है ना, इंडियन कंडीशन में तो जडेजा चल जाएगा, वहां पे आप तो एक स्पिनर के साथ जाते भी नहीं हो, वहां पे उनकी लेफ्ट आर्म वो चल जाती है। मगर अगर आप बाहर खेल रहे हो तो फिर वो एक स्पिनर जो है ना, वो जडेजा खिलाने की गलती आप ना करो जो आप बार बार करते रहे हो। वो आप उनको खिला लेते हो क्योंकि वो बल्लेबाजी भी कर सकते हैं, मगर वो आपके फ्रंट स्पिनर नहीं हो सकते। फ्रंट लाइन स्पिनर आपका वो होगा जो विकेट लेने को जाए, जिसके पास वेरिएशन ज्यादा हो, जो उन कंडीशंस में ज्यादा विकेट लेके दे। उसका प्राइमरी काम जो है विकेट लेना है, दबाव बनाना है, टफ क्वेश्चन पूछना है, जो जडेजा बाहर की कंडीशन में टेस्ट मैचेस में आपके फ्रंट लाइन स्पिनर नहीं हो सकते। वो सेकंड स्पिनर हो सकते हैं, आप 2 स्पिनर के साथ खेलिए, वो आपके सेकंड स्पिनर हैं, मगर वो आपके पहले स्पिनर नहीं हो सकते। आपको कुलदीप को वो चांस देना पड़ेगा, वो मौका देना पड़ेगा, वो रूम देना पड़ेगा कि वो अपने आप को वहां पर उस तरीके से एस्टैब्लिश करें। आगे चल के वो बल्लेबाजी में भी इंप्रूव कर जाए वो अलग बात है, जैसे अश्विन ने किया, ठीक है। आप उस तरीके से उनको मौका तो दीजिए कि भाई आप थोड़ा सा एक लॉन्ग रन उन्हें दीजिए। तो ये भी एक लॉजिकल बात लग रही है जो सब बात बोल ही रहे हैं। साथ में बात हो गई शार्दुल ठाकुर की। पहले टेस्ट मैच में मौका इसलिए मिला था क्योंकि इंग्लैंड के अंदर उनका रिकॉर्ड जो है ना वो अच्छा रहा है। अब उसका कोई लॉजिक नहीं है, ठीक है, कि भाई वो क्यों इंग्लैंड में अच्छा कर देते हैं, जो भी बातें हैं, मगर वो अच्छा करते रहे हैं। अब इससे 1-2 कॉन्ट्राडिक्शन पता लगते हैं। अगर आप शार्दुल से हटे तो क्या आपने एक टेस्ट मैच में मतलब देख लिया कि भाई चलो रिकॉर्ड अच्छा था तो एक टेस्ट मैच में नहीं किया अच्छा तो बाहर कर देते हैं, या फिर अब आपको ये लग रहा है कि भाई पिछले टेस्ट मैच में हमारे 5 बल्लेबाजों ने शतक बनाया था, हम फिर भी हार गए, तो हमको और थोड़ी सी बैटिंग को और मजबूत कर लें, थोड़ा और डीप कर लें, तो नीतीश रेड्डी को यहां पर ले आए। आप पहले भी उनको चाहते थे, बट बिकॉज शार्दुल ने हिस्टोरिकली अच्छा किया हुआ है यहां पर इंग्लैंड में, तो आपने उनको यहां पर मौका दिया। देखते हैं इंडियन टीम यहां पर क्या करती है। बुमराह का वही है, बुमराह का तो वो जिसे वो कहते हैं ना यक्ष प्रश्न बन गया, खेलेंगे नहीं खेलेंगे, कब खेलेंगे, कितना खेलेंगे, हर किसी का अपना ही मत है, और जो टीम का मत है वो भी बदल जाता है। वो अपनी मतलब हेड कोच आके कुछ कहता है, फिर वो जो सहायक कोच आके वो कुछ कह दे रहा है। बुमराह जो है वो कुछ नहीं कह रहे हैं, वो बोलते हैं कि भाई मेरे को कोई मतलब ही नहीं है। जब कभी कभार वो सोशल मीडिया पर लिखते हैं तो वो बोलते हैं भाई ये फेक है,
सब कुछ फेक है, ठीक है। तो यहाँ की बातों का विश्वास ही मत करिए, फिर तो बात ही खत्म हो गई। तो फिर किस बात का विश्वास किया जाए। मगर जो लग रहा है प्रैक्टिस सेशन से, हाँ कि भाई लगातार उतनी प्रैक्टिस नहीं की है, तो प्रॉबेबली हो सकता है मिस करे और उनकी जगह अर्शदीप एक वैल्यू एडिशन लगते हैं, थोड़ा सा वेरिएशन लेके आएंगे। आपको 20 विकेटें चाहिए, आपको एक जैसे और गेंदबाज नहीं चाहिए। कुछ एक एक्सरसाइज भी वहाँ पर जो है वो की गई है जो प्रैक्टिस सेशन में, कि 2 गेंदों का इस्तेमाल किया गया, वाइट और रेड का। ये पहले भी किया जाता रहा है कि होता क्या, आप जब वाइट बॉल क्रिकेट ज़्यादा खेल लेते हो ना, वो आदतें, वो लाइन, वो लेंथ, वो आपके मतलब सिस्टम में शुमार हो जाती हैं, वो घुस जाती हैं। वो उस टेस्ट मैच में भी देखने को मिला। मैंने पहले भी ये बात बोली थी कि इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने गेंद को आगे पिच किया, इंडिया के गेंदबाजों ने उतना आगे पिच नहीं किया। आप गेंद को थोड़ा और समय देंगे, थोड़ा और एयर उसे मिलेगी, उसे स्विंग करने का और मौका मिलेगा। और अगर बल्लेबाज चूकता है तो या तो LBW होगा, या फिर वो सामने उसकी विकेट गिर जाएगी, या फिर वो स्लिप्स में कैच आउट हो सकता है। वो लेंथ इंडियन टीम ने मिस करी थी, तो वो 2 गेंदों का, सफ़ेद और लाल का इस्तेमाल करके वो डिफरेंस भी जो है वो पैदा किया जा रहा है। बिल्कुल। और बुमराह को लेकर जो आपने शब्द इस्तेमाल किया ना, यक्ष प्रश्न, अभी जब 5 विकेट उन्होंने ली थी, उसके बाद जब वो आए थे मीडिया से बात करने, तो उन्होंने कहा कि भाई मेरे साथ तो क्या है कि जब मैं खेलने आया तो मुझसे लोगों ने कहा कि साहब ये 6 महीने चलेगा, किसी ने कहा 8 महीने चलेगा, किसी ने कहा, और हर 3-4 महीने पे क्या होता है कि किसी बड़े मीडिया हाउस की हेडलाइन में मेरी फिटनेस को लेकर चर्चा होती रहती है। 10 साल तक लगभग खेल चुका हूँ, 11-12 सीजन IPL खेल लिए, और अब मुझे ये पता है कि मैं मुझे क्या करना है, ये मुझे पता है, और बाकी सारी चीज़ें मैं भगवान पे छोड़ देता हूँ। तो मुझे लगता है शायद इसीलिए उन्होंने चुप्पी भी साधी हुई है कि उनको खिलाना है नहीं खिलाना है, उनसे सहमति ली जाएगी, उनसे पूछकर ही किया जाएगा। इसलिए भी शांत बैठे होंगे कि जो होगा देखी जाएगी। ज़्यादा माथापच्ची करके चीज़ों को नकारात्मक करना, उसको उलझाना, इसका कोई फायदा नहीं होने वाला। चलिए ग्रेग चैपल पर आते हैं। ग्रेग चैपल ने जो बात कही अभी थोड़ी देर पहले, जो कुणाल कह रहे थे ना कि एक जैसे ही और गेंदबाजों को आप प्लेइंग 11 में लाना नहीं चाहेंगे, क्या कहा ग्रेग चैपल ने वो भी बताते हैं आपको। और साथ ही साथ कुलदीप यादव के लिए जो उन्होंने कहा वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लीड्स में हार के सबसे बड़ी वजह फील्डिंग नहीं थी। हैरी ब्रूक को शुरू में मिला जीवनदान सबसे अहम था। मेरे हिसाब से सबसे बड़ी दिक्कत थी गेंदबाजों में वैरायटी की कमी। जसप्रीत बुमराह को छोड़कर बाकी सभी तेज गेंदबाज एक जैसी गेंदबाजी कर रहे थे। सभी दाएं हाथ के थे, सभी मीडियम फास्ट थे, और सभी एक ही एंगल से गेंदबाजी कर रहे थे। गेंदबाजी में बदलाव करने पर विकेट गिरते हैं, लेकिन भारतीय गेंदबाजों में वैरायटी ना होने की वजह से ऐसा नहीं हुआ। यह विविधता शुभमन गिल के पास अभी उपलब्ध नहीं है। मेरे ख्याल से अगर बुमराह नहीं है तो टीम में अर्शदीप सिंह को शामिल करना चाहिए। साथ ही कुलदीप यादव को भी जगह मिलनी चाहिए। मेरे ख्याल से शेन वॉर्न के बाद वो सबसे अच्छे रिस्ट स्पिनर हैं। बाकी सारी चीज़ें तो हम लोगों ने डिस्कस कर ही लिए। कुणाल, कुलदीप यादव ने ये स्टेटमेंट जब पढ़ी होगी, सुनी होगी, या उनको बताया गया होगा, नींद आ रही होगी उनको? हाँ, वो खुश हो गए होंगे बहुत ज़्यादा कि चलो शेन वॉर्न से तुलना कर दी। मगर सच्चाई है, बात में सच्चाई है। हम कुलदीप को जब तक अश्विन थे आप उस तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाए। ये वही बात हो गई जैसे युवराज सिंह का आप इस्तेमाल उस तरीके से नहीं कर पाए टेस्ट मैचेस में, क्योंकि जगह नहीं थी। और जो लोग खेल रहे थे वो प्रूवन मैच विनर्स थे, उनको वो मौके मिले, मगर वो उतना स्पेस, उतना जिसे कहते हैं ना कि एक लंबा उस तरीके से स्ट्रेच कि भाई आप अपने आप को ढाल पाओ, उस तरीके से नहीं हो पाया। तो वो एक अच्छे टेस्ट क्रिकेटर नहीं बन पाए, एक सफल टेस्ट क्रिकेटर नहीं बन पाए। कुलदीप के साथ अब फॉर्चुनेटली उनको लगातार मौके मिलने चाहिए, और विदेश में ज़्यादातर मिलने चाहिए, जहाँ पर आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है, ऐसे ऑप्शन जो आपको विकेट दिला सके। तो ये बिल्कुल लॉजिकल बात है जो बोली है। और ग्रेग चैपल का अब वही बात होती है, कई न 2 तरीके के टीचर होते थे जैसे स्कूल में। एक होता था बड़ा प्यार से समझा देता था, तो बात समझ भी आती थी और फॉलो भी कर लेता था बंदा, हंसी मजाक भी कर लेता। एक आता था वो आते सीधा डंडा मारता था, ठीक है, कि भाई मतलब जोर से बोलना, डंडा मारना, ठीक है, वो दिखाना कि भाई मैं जो टीचर हूँ तुम्हारा, और ये वो। तो वो ग्रेग चैपल का ना टोन वैसी ही होती है, वो बड़ी खड़ी सी टोन होती है, ठीक है। और वो टोन जो है ना वो इतनी खड़ी होती है कि फिर दूसरा बंदा ना, एक नेचुरल इंस्टिंक्ट होता है ह्यूमन का कि वो पहले चीज़ों को डिनाई करने पे उतरता है, ना करने पे उतरता है। तो वो ना करने वाली भावना जो है ना ज़्यादा छिड़ जाती है जो ग्रेग चैपल जिस तरीके से बोलते हैं। और शायद यही कारण रहा उनकी कोचिंग में जो हुआ वो हमें रिपीट करने की ज़रूरत नहीं, मगर वो बोलते वैसे ही हैं, मगर ठीक बोलते हैं, लॉजिकल बोलते हैं। बिल्कुल लॉजिकल बोलते हैं। और अगर आप देखेंगे उठाकर उनकी कोचिंग के कार्यकाल को, तो बाद के दिनों में जो भारतीय टीम के बड़े स्टार खिलाड़ी बने ना, वो सब उनको बहुत पसंद थे। अगर वैसे देखिए तो वो अलग बात है कि सीनियर प्लेयर्स के साथ उनकी नहीं बन पाई, क्योंकि यहाँ भारतीय क्रिकेट का कल्चर वैसा नहीं है जैसा ऑस्ट्रेलियन कल्चर है। और जो बात अभी कुणाल कह रहे थे, वो हम जैसे बच्चे से भी कहते हैं ना कि अगर गलती की है तो बता दो,
वो, और दूसरा तरीका होता है कि जाते ही गलती पे उसको थप्पड़ रसीद कर दो। ऐसे अब तो बच्चों को कहाँ ही कौन थप्पड़ मारता है, लेकिन हम लोग के ज़माने में तो यही पद्धति चलती थी। तो वो थोड़ा सा खड़ी बात करते हैं, सीधी बात करते हैं, इसलिए भी शायद वो उस तरह से नहीं रहे भारतीय टीम के साथ। खैर चलिए, उन्होंने जो कहा है वो बहुत बड़ी बात है। शेन वॉर्न जैसे लेजेंड के साथ अगर वो कह रहे हैं कि कुलदीप यादव की तुलना कर रहे हैं और कह रहे हैं कि उसके बाद वही है बस, तो ये बड़ी चीज़ है। कुलदीप यादव को अब इस बात को प्रूव भी करना होगा। एक और थ्योरी जो है टीम के प्लेइंग 11 को लेकर, वो है बर्मिंघम का जो मौसम है इस वक्त, उस मौसम के हिसाब से चीजें जो बन रही हैं वहां पर 25-26 डिग्री में गर्मी मानी जाती है, जो हम लोग यहाँ पर 45 के ऊपर जाने के बाद 50 तक टच हो जाते हैं। वहां तो मतलब अभी हाहाकार मचा हुआ है कि जी बहुत हीट वेव चल रही है, बहुत गर्मी है। इस वजह से एक थ्योरी ये भी है कि भारतीय टीम 2 स्पिनर्स के साथ जा सकती है। अब ये 2 स्पिनर्स में क्या है खेल ये है कि भाई आपके पास रविंद्र जडेजा है, कुलदीप यादव है, वॉशिंगटन सुंदर है। आप कुलदीप और वॉशिंगटन के साथ जाना चाहेंगे या आप कुलदीप और जडेजा के साथ जाना चाहेंगे? आप कहेंगे जडेजा जो है वो ऑलराउंडर है, तो वो ऑलराउंडर वॉशिंगटन सुंदर भी है, वो भी बल्लेबाजी करते हैं। और कहीं ना कहीं ये वाली जो किचकिच है ये शायद थोड़ी सी कप्तान के लिए अच्छा सरदर्द होगा, क्योंकि यहां पर जो उनके पास चॉइस है, अगर मान लेते हैं इन 3 में से उनको 2 को चुनना है, इसमें यह भी मान लेते हैं चलिए कि जो संकेत है वो कहते हैं कि कुलदीप यादव इन है। अब आपका जो चॉइस है वो चॉइस है जडेजा वर्सेस वॉशिंगटन सुंदर। आप अगर अनुभव पर जाएंगे, आप आंख मूंद कर कहेंगे रविंद्र जडेजा, लेकिन अगर आप डेस्पिरेशन पर जाएंगे, अगर आप बल्लेबाजी में और डेप्थ पर जाएंगे, अगर आप गेंदबाजी में थोड़ा बेहतर बॉलिंग पर लाइन पे जाएंगे, तो शायद आप वॉशिंगटन सुंदर के साथ भी जा सकते हैं। और रेयान टेंडुलकर ने भी ये संकेत दिए हैं। बिल्कुल जी, संकेत दिए, इसीलिए सारी बातें हो रही हैं बिल्कुल। मगर सर एक चीज़ है इसके अंदर ना जो मुझे लग रहा है, अब आपके पास कप्तान ऐसा है जिसके पास ना कोच की सुनने के अलावा ना दूसरा कोई चारा है नहीं। ठीक है, पहली बात तो ये। अब ये जो वॉशिंगटन सुंदर टीम में है, ये क्यों है टीम में? ये इसलिए है टीम में क्योंकि गौतम गंभीर चाहते हैं इनको खिलाना, ये वही मैटर है। अब जैसे विराट कोहली और रोहित शर्मा के साथ जो हुआ कि भाई देवर, अब जैसे अंग्रेजी में बोलते हैं, आप थोड़ा सा खड़ा ही हो गया, मगर कि भाई देवर पुश टुवर्ड्स दी वॉल, कि भाई आप या तो परफॉर्म करो, नहीं तो फिर ना वो थोड़ी अनईजीनेस होने लगी, वो अपना चलते बने। अब धीरे धीरे ना वो जडेजा के साथ भी होगा, क्योंकि अब आपके भरोसा है, आपको जिन पे लग रहा है कि भाई जो ये फ्यूचर के स्टार्स हैं या जो आगे जिम्मेदारी उठा सकते हैं या जिनमें ज़्यादा स्किल है, ज़्यादा वैरायटी है, जो भी है, वो आपको लग रहा है कि भाई वॉशिंगटन सुंदर है, वो बैटिंग भी कर सकते हैं, वो बॉलिंग भी कर सकते हैं, दोनों चीज़ें कर सकते हैं। मगर एज ऑफ नाउ आप जडेजा को अभी छेड़ नहीं सकते, और इस टेस्ट मैच में बिल्कुल नहीं छेड़ पाओगे, क्योंकि जो पिछला टेस्ट मैच यहाँ पर खेला गया था, जडेजा ने यहाँ पे शतक बनाया था। तो अभी मुझे नहीं लगता जडेजा के साथ वो होगा, मगर कहानी वहीं बढ़ रही है कि आप चाहते हो कि भाई कुलदीप को खिलाया जाए एज ए फर्स्ट स्पिनर, और उसके बाद वॉशिंगटन सुंदर को, अगर आपको स्पिनिंग ऑलराउंडर चाहिए तो उनको खिलाया जाए। जडेजा जब तक अपनी उपयोगिता साबित करते चले जा रहे हैं, जितनी ज़्यादा लगातार हर सीरीज़ के अंदर वो कर ही देते हैं, तब तक तो ठीक है, नहीं तो उनका भी जो है ना वो समय जो है, वो क्लॉक जो है ना, वो मतलब टिकिंग है, वो उसमें मुझे ये मेरा आकलन है कि भाई वो क्लॉक टिकिंग है। टीम मैनेजमेंट का जो सोच है वो यही है कि वो कुलदीप के साथ जाना चाहते हैं, जो कि सही है, मगर जडेजा की जगह वो वॉशिंगटन सुंदर को बोलेगा कोई नहीं, मगर चाह यही रहा है। बिल्कुल चाह यही रहा है। और 9 टेस्ट मैचेस जो खेले हैं कुणाल वॉशिंगटन सुंदर ने, 44 से ज़्यादा की उनकी बैटिंग औसत है। तो मतलब आप उनके उस पक्ष को बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं कर सकते। गेंदबाजी उनके लिए जो है ताकत बनकर आती है, वो तो है ही है। बल्लेबाजी में जिस तरह से वो अपने टेम्परामेंट से बल्लेबाजी करते हैं, और फिर वो ऑस्ट्रेलिया में जो भारतीय टीम ने टेस्ट जीता था ऐतिहासिक, उसमें जो उनका रोल था, तो वो उस तरफ। और उम्र सबसे बड़ी बात, जब आप एक 25 साल के खिलाड़ी को, बहुत सारे सीनियर प्लेयर्स को, केएल राहुल को, रविंद्र जडेजा को, जसप्रीत बुमराह को नज़रअंदाज करके अगर आप 25 साल के खिलाड़ी को कप्तानी दे सकते हैं, यही सोच के तो आप दे रहे हैं ना कि अगर ये इसकी लीडरशिप स्किल अच्छी चल गई तो फिर ये 1 दशक तक हमको लेकर जाएगा। सेम गोज विथ वॉशिंगटन सुंदर, 25 साल उम्र है अभी अगर आप उनके अंदर इन्वेस्ट करेंगे, और जैसा कुणाल अभी कह रहे थे कि आप उनको एक लंबा स्ट्रेच देंगे, 5 टेस्ट मैच, 7 टेस्ट मैच की, जाओ खेलो और अपनी जगह को जस्टिफाई करो, तो संभवतः वही कहानी होगी धीरे धीरे। चलिए अभी उसमें समय है, आपको संकेत शुरू में दे दिए थे कुणाल ने, वो बता देते हैं। इंग्लैंड की टीम जो है वो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है, वहां पर कोई बदलाव नहीं होने वाला, वो आपको खबर बता देते हैं। ये खबर इसलिए इंपॉर्टेंट हो गई कि जब इस सीरीज के बीच में जोफ्रा आर्चर को जोड़ा गया था स्क्वाड में, तो ये बड़ी चर्चा थी कि साहब जोफ्रा आर्चर आ गए। यूं तो उनका कोई बहुत ऐसा
ज़बरदस्त टेस्ट रिकॉर्ड नहीं है ऐसा, लेकिन बावजूद इसके जो उनके पास रफ्तार है, वो रफ्तार कहीं ना कहीं उसको लेकर चर्चा थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो भारतीय टीम को, बल्लेबाजों को परेशान करें अपनी रफ्तार से, लेकिन फैमिली रीजन से वो अभी फिलहाल स्क्वाड में से अलग हो गए हैं, नेट्स में भी उनको नहीं देखा गया, तो वो टेंशन एक कम हो गई। लेकिन एक चीज़ और भी है, जिस तरह से मैं देख रहा था चीज़ों को, और जो रिकॉर्ड्स कहते हैं मैदान के, जिस तरह से अभी हम वहाँ के मौसम की बात कर रहे थे कुणाल, जिस तरह की विकेट वहाँ मिलने वाली है, यहाँ पर ऐसा लग रहा है अभी फिलहाल कि जो तेज गेंदबाज हैं, मतलब ऐसा नहीं कि वो बिल्कुल बेअसर रहेंगे, लेकिन जो पहले 2 दिन हैं उसी में उनका कुछ रोल रहने वाला है। उसके बाद जिसको रिवर्स स्विंग कराना आता है उसकी तो बल्ले बल्ले, वरना फिर आप बिल्कुल एक सामान्य तेज गेंदबाज के तौर पर खेलेंगे। अपनी रफ्तार से आप कुछ कर लें तो कर लें, स्विंग या सीम या कुछ इस तरह का बहुत ज्यादा देखने को दिखाई नहीं दे रहा है, मौसम के लिहाज से, पिच के लिहाज से। बिल्कुल जी, पहले एक दिन मैं तो कहूंगा जिसमें पिच में भी कुछ मॉइस्चर होता है, कुछ हरापन होता है, कुछ ओवरकास्ट कंडीशंस थोड़ी रहेंगी, तो आपके पास अगर आप बॉलिंग लेते हो तो आपके बॉलर्स को उस हालातों को एक्सप्लॉइट करना होगा, नहीं तो फिर आप कैचिंग अप बिजनेस ही करते रहोगे टेस्ट मैच में। जो भी बॉलिंग लेना इस मानसिकता से चाह रहा है कि भाई हम पहले अपफ्रंट विकेटें ले लें, नहीं तो आप बैटिंग करो, आप निकाल लो एक सेशन, उसके बाद जो है आपको दूसरे दिन बड़ी अच्छी बल्लेबाजी करने को मिलेगा, तीसरे दिन बड़ी अच्छी बल्लेबाजी करने को मिलेगा, पहले दिन आपका इम्तिहान होगा, आप उसके लिए तैयार हो जाएं। तो ये देखना है कि भाई किस मानसिकता के साथ टीम जाती है, वो चौथी पारी में बल्लेबाजी करना चाह रही है, जो भी टॉस जीतेगा कि नहीं करना चाह रहे। मगर ये है कि हाँ, शुरुआत में तेज गेंदबाजों को मदद जरूर मिलेगी। 5वां डे बड़ा इंटरेस्टिंग हो सकता है, थोड़ा बारिश का भी साया है, 5वें दिन बताया जा रहा है कि भाई बारिश जो है वो हो सकती है। अब वो बारिश कितनी होगी, क्या होगी, भाई क्या मैच उस समय कितना फंसा होगा, वो सब भी देखना होगा। मगर ऑल इन ऑल जो भी टीम है, इंग्लैंड का सॉर्टेड है। उन्होंने पहले से जोफ्रा आर्चर को लिया बिना ये जाने हुए कि भाई कोई बहुत बढ़िया टेस्ट रिकॉर्ड नहीं है, 2 साल से नहीं खेले। उसके बाद फैमिली इमरजेंसी भी रिलीज कर दिया, जो है क्लियर है, साफ है, और जो खेल रहे हैं उन्हें साफ है कि हमें कैसे खेलना है, क्या खेलना है। तो दे आर वेरी सॉर्टेड। उनका जो कोच है वो बड़ा सॉर्टेड है, उसके दिमाग में कोई कंफ्यूजन नहीं है। हो सकता है टीम इंडिया के दिमाग में भी कोई कंफ्यूजन ना हो, वो मगर कंफ्यूजन इंडियन मीडिया में जरूर है और इंडियन फैंस में जरूर है। तो वहां पर चीजें साफ है, क्लियर है, उनको पता है कि उन्हें क्या करना है, किस तरीके से करना है। अब टॉस का यहाँ पर रोल जरूर अहम रहेगा। जो भी टॉस जीतेगा, जो भी फैसला वो लेते हैं, वो साहसिक फैसला ले लें पहले बल्लेबाजी करने का या पहले गेंदबाजी करने का फैसला ले लें, जो कि लॉजिकल नजर आ रहा है। आपको रिजल्ट्स देने पड़ेंगे, आपको जो है वो अटेम्प्ट करने पड़ेंगे, इंटेंट दिखाना पड़ेगा। ये टेस्ट मैचेस ड्रॉ नहीं होने वाले हैं, ठीक है, इनके नतीजे निकलने हैं। अब आपने नतीजे निकलने तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, नहीं तो दूसरी टीम जो है आपसे नतीजा लेके उड़ जाएगी। बिल्कुल, इसीलिए सावधान रहना होगा, सतर्क रहना होगा, और सीरीज में बने रहने के लिए, बचे रहने के लिए इस टेस्ट मैच को आपको अपने काबू में रखना होगा। रही बात उस कंफ्यूजन की, तो मुझे लगता है कुणाल, संभवतः वो कंफ्यूजन क्रिएट करने में ना, वो जो क्लोज डोर प्रैक्टिस होती है ना, जो उसका भी बड़ा हाथ है। जब आप चीजें खोल देते हैं ना सामने कि लो भाई, तुम्हें जो करना है कर लो, तुम्हें जो देखना है देख लो, तुम्हें जो पूछना है पूछ लो। और मीडिया के लोग भी वहां कोई जाकर न्यूसेंस वैल्यू क्रिएट करने नहीं गए हैं, वो भी गए हैं कि भाई खबरें निकालें, खबरें लिखें, खबरें अपने पाठकों तक पहुंचाएं, हम अपने सब्सक्राइबर्स तक पहुंचाएं। आप दरवाजा ही बंद कर देंगे तो फिर मेरे पास कयास लगाने के अलावा कोई चारा ही नहीं रहेगा। अभी अगर क्लैरिटी के साथ बता दिया जाता कि हाँ साहब, जसप्रीत बुमराह, चलिए आपने पहले कहा कि वो कौन से 3 मैच खेलेंगे ये अभी डिसाइड नहीं है, फेयर इनफ, बहुत अच्छी बात है। पहला मैच खत्म हो गया, फिर हफ्ते भर का समय था, आपने फिर कहा कि अभी ये डिसाइड नहीं है कौन से 3 मैच खेलेंगे। 3 आप बार बार बोल रहे हो। हाँ, फेयर इनफ, खेलेंगे 4 वो अल्टीमेट। ये भी नहीं, मैं कह रहा हूं चलिए 3 ही खेलेंगे। मैं कह रहा हूं आपने कहा 3 खेलेंगे, मैं तो अभी आप ही की बात पे आ रहा हूं, 3 खेलेंगे। सीरीज शुरू होने से पहले आपने कहा 3 खेलेंगे, कौन से 3 खेलेंगे नहीं पता। पहला टेस्ट मैच आपने उनको खिला लिया, तो अब 3 में से 1 कम हो गया, 2 बचे। उसके बाद आपने कहा कि 3 खेलेंगे, लेकिन 1 खेल चुके हैं, अब 2 कौन से खेलेंगे हमें नहीं पता। अभी हफ्ते भर का समय है, हम बता देंगे। हफ्ते भर का समय निकल गया, अब आपके मैच में 24 घंटे रह गए, तब तो क्लैरिटी दीजिए आप, वरना फिर स्पेकुलेशन लगते ही रहेंगे, फिर तो हम बताते ही रहेंगे कि भैया क्या होगा, खेलेंगे नहीं खेलेंगे, वो सस्पेंस बना रहेगा। तो जितनी पारदर्शिता हमको क्रिकेट टीम की तरफ से मिलेगी, हम उतनी ही बेहतर तरीके से कवरेज में भी पारदर्शिता रख सकते हैं, वरना कंफ्यूजन तो रहेगा। ये जोक है। हाँ। अगर कोई इंग्लैंड का होगा ना तो वो हंस रहा होगा इनके ऊपर, इन चीजों के ऊपर कि भाई ये है क्या, ये क्या मजाक चल रहा है। भाई जब हम बता देते हैं, 11 बता देते हैं, 14 बता देते हैं, बता दो ना, बताओ 11, चलो ठीक है जी, चर्चा भी मत करो फिर, ठीक है। आप ये तो बता दो, जो आपसे बार बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भाई बुमराह खेलेंगे या नहीं खेलेंगे। अगर लेट्स से कि उन्होंने नहीं खेलना है, तो आप आखिरी वक्त तक बचा के कर क्या लोगे, उससे क्या होगा, कोई खौफ पैदा हो जाएगा। बिल्कुल।
तो ये कंफ्यूजन क्रिएट करने के पीछे वो क्लोज डोर प्रैक्टिस और सूचनाओं को रोकने का प्रयास जो है वो भी बड़ी वजह है। खैर चलिए, इस किचकिच में पढ़ने से अच्छा है हम तो खबरें आपके लिए निकाल लेते हैं, हम तो आपको सारे अपडेट दे ही देते हैं, आप यहाँ वहाँ तलाश लीजिएगा, आपको सब कुछ यहाँ पर स्पोर्ट्स 9 पर मिलेगा। सारी खबरें, सारा जो संकेत होते हैं प्लेइंग 11 को लेकर वो हम आप तक सबसे पहले पहुँचाते रहे हैं, आगे भी पहुँचाते रहेंगे। आपको स्पोर्ट्स 9 को सब्सक्राइब करना है, कोई सुझाव है तो सुझाव ज़रूर दीजिएगा। अभी इस शो में आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए हम सभी की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिर्फ जलजीरा मसाला। Sip, sip, jeera sip,